Hello students, in this video I am going to share most important previous year board questions of chapter electricity। तो ये CBSE 2023 का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ 5 मार्क्स में आया है ये क्वेश्चन, देख सकते हैं। ये आपका टॉपिक रिलेटेड है पावर से, ठीक है। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, साथ साथ इसके सॉल्यूशन भी नीचे गिवन है, आप देखते रहिएगा। तो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि इलेक्ट्रिक आयरन है, तो जब मैक्सिमम रेट हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट तब हमें पावर गिवन है 880 वॉट, और मिनिमम के लिए पावर गिवन है 330 वॉट। सोर्स वोल्टेज 220 वोल्ट गिवन है। करंट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड बोथ करंट एंड रेजिस्टेंस इन बोथ द केसेस फॉर मैक्सिमम एज वेल एज फॉर मिनिमम। तो मैक्सिमम के लिए पावर हमें गिवन है 880 वॉट, वोल्टेज दोनों के लिए सेम रहेगा 220 वोल्ट। तो पावर का फॉर्मूला यू नो, P = VI। तो यहाँ से हम I फाइंड कर सकते हैं, P/V, वैल्यूज पुट करके 4 एम्पियर आंसर आ जाएगा। देन अगेन फिर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ वाला, R = V/I, और यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं रेजिस्टेंस जो आ जाएगा आपका 55 ओम, ठीक है। नाउ अब हम मिनिमम के लिए फाइंड करेंगे। मिनिमम के लिए हमें पावर गिवन है 330 वॉट, वोल्टेज 220 वोल्ट। अगेन आई का फॉर्मूला वही, P का फॉर्मूला VI, और यहाँ से I हम फाइंड कर लेंगे, P/V 1.5 एम्पेयर आ जाएगा। रेजिस्टेंस आपको फिर ओम्स लॉ अप्लाई करके फाइंड करना है, दैट विल कम 146.6 ओम। तो दोनों के केसेस में हमें I और R फाइंड कर लिए गए हैं। सेकंड पार्ट इसका पूछा गया है, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यू नो कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी भी कंडक्टर में, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में, तो आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग हीट। तो जस्ट इसका भी क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ रजिस्टर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड एंड अपीयर्स एज हीट एनर्जी, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस हीट को फाइंड करने के लिए जूल्स ने फॉर्मूला दिया है, H = I²RT, जिसे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें यही पूछ रहा है, एक्सप्रेशन बतानी है हीट को फाइंड करने के लिए जब करंट पास किया जा रहा है किसी रजिस्टर में फॉर सम टाइम। तो H = I²RT, दिस इज द मेन फॉर्मूला, और वी कैन ऑल्सो राइट H = VIT। तो ये आपका हीट को निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो बस यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया है। मार्किंग आप देख सकते हो कैसे कैसे स्प्लिट की गई है। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी SI यूनिट को डिफाइन करना है। सेकंड पार्ट में 2 फैक्टर्स हमें बताने हैं जिस पे रेजिस्टेंस रेक्टेंगुलर कंडक्टर का डिपेंड करेगा, एंड हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर विल बी अफेक्टेड। और ये भी 5 मार्क्स में क्वेश्चन है कि अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए तब रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, रेडियस को डबल कर दिया जाए तब क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यू नो रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्टेकल होता है, करंट के रास्ते में रुकावट होती है इन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो अपोज करती है करंट के फ्लो होने को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करेगी, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब यहाँ पर पूछा है डिफाइन इट्स SI यूनिट। तो रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, ओम। अब ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 ओम, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम इज द रेजिस्टेंस व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। जब आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे अक्रॉस द कंडक्टर एंड 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट, और 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, तो उस रेजिस्टेंस को हम कहेंगे 1 ओम। अब सेकंड पार्ट में 2 फैक्टर बताने हैं जिस पे रेजिस्टेंस कंडक्टर का डिपेंड करेगा। रेक्टेंगुलर कंडक्टर का है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस आपका टेम्परेचर के साथ भी वेरी करता है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिए, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे तो डिपेंड करता ही करता है, ठीक है। नाउ इसमें पूछा है नेक्स्ट थर्ड पार्ट में, रेजिस्टेंस वायर का कैसे अफेक्ट होगा अगर आप लेंथ को डबल कर देते हो और रेडियस को भी डबल कर देते हो। तो यू नो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जितने ज़्यादा वायर की लेंथ होगी उतनी ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो रेडियस के कम होने की वजह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम होगा और रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस पहले फर्स्ट पार्ट के लिए बता दो, अगर लेंथ को डबल कर रहे हो तो रेजिस्टेंस विल ऑल्सो डबल, और अगर आपने रेडियस को डबल कर दिया, लेंथ और रेडियस दोनों को डबल कर दिया, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट एक साथ कर देना रो रजिस्टिविटी वाले फॉर्मूले में, R = वाले में ρl/A, L की जगह आप 2L पुट कर देना और A की जगह आप यहाँ पे रेडियस कर देना 2R पुट, तो 4πr² हो जाएगा। वहाँ से ऊपर 2 और 4 डिवाइड हो जाएंगे, तो ये 1R आपका हाफ हो जाएगा, रेजिस्टेंस विल बिकम हाफ। अगर आपने दोनों को चेंज कर दिया है, लेंथ भी डबल कर दी है और रेडियस को भी डबल कर दिया है, तो रेजिस्टेंस विल बिकम हाफ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द एक्सपेरिमेंट, ये आपको ओम्स लॉ का ग्राफ गिवन है, वाई एक्सिस में करंट की वैल्यूज ली गई हैं, एक्स एक्सिस में वोल्टेज की वैल्यू ली गई हैं। तो ये आपको ग्राफ में पूछ रहा है, व्हाट डज द ग्राफ डेपिक्ट अबाउट द डिपेंडेंस ऑफ करंट ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस ग्राफ में क्या डेपिक्ट किया जा रहा है कि करंट की डिपेंडेंसी पूछी जा रही है पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो आपको पता ही है ओम्स लॉ में क्या है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, और वी कैन से जब आपका
फिजिकल कंडीशंस वायर की कांस्टेंट रखी जाएंगी, जस्ट लाइक टेम्परेचर, रिजिडिटी, शेप्स, उसकी साइज। तो जो वोल्टेज होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, V लिख सकते हैं। तो दिस इज द ओम्स लॉ। फिर इसमें हमें करंट की वैल्यू फाइंड करवाई है रजिस्टर में, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज़ 2.5 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें 2.5 वोल्ट गिवन है, हमें I की वैल्यू फाइंड करनी है। तो I रेजिस्टेंस ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो यहाँ से पहले आप R फाइंड कर लीजिए, R इज इक्वल्स टू V/I। कोई से भी सेम पॉइंट ले लेना, V की वैल्यू 1, उधर से 0.1 ले लेना ग्राफ से I की वैल्यू, तो रेजिस्टेंस विल बिकम 10 ओम। और फिर अब आप यहाँ से I का फॉर्मूला V/R रख के, V हमें गिवन है 2.5 वोल्ट, तो 2.5 को डिवाइड कर देंगे, जो रेजिस्टेंस आया हमारा 10 ओम से, तो आंसर विल बिकम 0.25 एम्पेयर। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो ये जो आंसर है, टॉपर्स का आंसर है जो उसने रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं, दोनों का ही रेजिस्टेंस की वैल्यू 15 ओम है, उनको सीरीज़ में लगाया है, फिर सेकंड पार्ट में पैरेलल में लगाया है, बैटरी 6 वोल्ट की है। रेशियो बताना है पावर कंज्यूम दोनों केसेस में, जो कॉम्बिनेशन करा है सीरीज़ और पैरेलल का, दोनों ही केसेस में हमें पावर कंज्यूम्ड बतानी है रेशियो में। तो R1 R2 दोनों ही 15 ओम है, वोल्टेज 6 वोल्ट है। तो सीरीज़ में आपको पता है इंडिविजुअली हम, अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए पूछा जाता है, नेट कह सकते हैं, इक्विवेलेंट कह सकते हैं, इफेक्टिव कह सकते हैं, कंबाइंड कह सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस कह सकते हैं, तो हम डायरेक्ट अलजेब्रिक सम कर देते हैं उनका। तो हमारे पास है कितने, वी हैव 2 रेजिस्टेंस, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल हम सम कर देंगे R1 + R2, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस आ जाएगा 30 ओम। अब यहाँ से हम ओम्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करके I इक्वल्स टू V/R, जो कि कंबाइंड आया है हमारा, V हमें 6 वोल्ट गिवन है और टोटल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 30 आ गया है, तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 0.2 एम्पेयर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ही अब हमें पैरेलल के लिए फाइंड करना है। तो पैरेलल के लिए आप 1/R1 + 1/R2 करोगे, उसका एलसीएम वगैरह लोगे, तो वहाँ से हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा 7.5 ओम पैरेलल के लिए। फिर से ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, I इक्वल्स टू V/RP, पैरेलल की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से 0.8 एम्पियर आ गया। अब हमें फाइंड करनी थी पावर, तो पावर इसके लिए कितनी आ गई है, पावर का फॉर्मूला VI लगाना। तो यहाँ से वोल्टेज हमें 6 वोल्ट पुट कर देने हैं, और I जो आया है हमारा वो 0.2 आया है, तो पावर आ जाएगी आपकी 1.2 वॉट। ऐसे ही पावर हमारे पैरेलल के लिए कितनी आ जाएगी, P2 लगाएंगे VI, तो यहाँ से 4.8 वॉट आ जाएगी। अब इन दोनों का रेशियो आपको फाइंड करना है, तो रेशियो विल बिकम P1/P2, तो कितना हो जाएगा 1/4, 1:4 आ जाएगा आपका रेशियो। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी 2020 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द स्टेटमेंट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 ओम। मतलब हमको डिफाइन करना है कि अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम हमें गिवन है, तो इस स्टेटमेंट से क्या मतलब है। तो वही है, अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर 1 वोल्ट का लग रहा है, ठीक है, कितना है 1 वोल्ट का है, और करंट आपका 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो उस रेजिस्टेंस को हम, उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को 1 ओम कह देंगे। तो 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। अब इसमें डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर पूछी है, तो इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड या डिसिपेटेड। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, वो रेट होता है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होती है, उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रेट निकाल देना, उसको टाइम से डिवाइड कर देना, तो ये आपका पावर हो जाती है। अब इसकी एक्सप्रेशन हमें लिखनी है, पावर के काफ़ी फॉर्मूलेज आपको पढ़ाए गए हैं। एक पावर का फॉर्मूला VI है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, एक पावर का फॉर्मूला P इक्वल्स टू V²/R है V और R की टर्म्स में, और एक P इक्वल्स टू I²R है I और R की टर्म्स में। तो यहाँ पे हमें ये पावर का फॉर्मूला पूछा है किसके टर्म्स में, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस की टर्म्स में। तो विच फॉर्मूला वी हैव टू राइट, P इक्वल्स टू V²/R। अब यहाँ पे हमें थर्ड पार्ट, ये सब 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो स्प्लिट होकर आए हैं आपके 3 पार्ट्स में। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन में हमने पूछा है, हाउ मेनी 132 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। तो 220 वोल्टेज हमें गिवन है, करंट कैरी हो रहा है 5 एम्पियर का, और कितने रजिस्टर हैं, 132 ओम के रजिस्टर्स हैं, पैरेलल में हमें लगाने हैं। तो कितने रजिस्टर्स हमें लगाने पड़ेंगे, तो पहले आप रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लीजिए कि रेजिस्टेंस कितना यूज़ होगा V/I अप्लाई करके। तो 220/5, तो रेजिस्टेंस हमारा 44 आ गया, और टोटल कितने रजिस्टर के में 132 ओम रजिस्टर्स। तो हमें नंबर ऑफ रजिस्टर्स फाइंड करने के लिए क्या कर देना है, 132 को 44 से डिवाइड कर देना है, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस आएगी, वैल्यू आई थी ना 44, तो नंबर ऑफ रजिस्टर्स फाइंड करने के लिए 132 को 44 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 रजिस्टर्स आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल्स काफ़ी इस क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल, दिस चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल। यहाँ पे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स हैं, करंट के, रेजिस्टेंस का, वोल्टेज का, और आपने एनर्जी के भी फॉर्मूला देखा इसमें, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का, पावर का। तो
लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स आर देयर इन दिस चैप्टर। तो यहाँ पे फिर से न्यूमेरिकल है 2020 का 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी वोल्टेज रेटिंग गिवन है 220, पावर इसकी 100 वॉट गिवन है, इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। रेजिस्टेंस कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, जिसमें पावर के जिस फॉर्मूले में V और R दोनों आते हों, तो V²/R अप्लाई करेंगे हम। V और यहाँ से हमें R फाइंड करना है, तो P नीचे आ जाएगा, तो V की वैल्यू पुट कर देंगे 200 का स्क्वायर, और पावर हमें 100 वॉट गिवन है, तो आंसर विल बिकम 400 ओम। रेजिस्टेंस आ गया बल्ब का 400 ओम। सेकेंड पार्ट में हमें एनर्जी बतानी है, फाइंड करनी है। 3 सच बल्ब्स इफ़ दे ग्लो कंटिन्यूसली फॉर 10 आवर्स, 3 बल्ब्स हैं और 10 घंटे के लिए डेली चलते हैं वो 10 आवर्स फॉर कंप्लीट मंथ ऑफ नवंबर। कंप्लीट मंथ ऑफ नवंबर में, ईच डे नहीं है, ये पूरे ही नवंबर मंथ में 10 आवर्स चले हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम होता है, और इसके लिए आपको बताया गया है पावर शुड बी इन किलोवाट और टाइम शुड बी इन आवर। तो हमें वॉट कितना गिवन था, यही वाला बल्ब फर्स्ट पार्ट में 100 वॉट का बल्ब गिवन था, ठीक है। तो पावर इनटू टाइम करेंगे, और 3 बल्ब्स हैं तो 3 से मल्टीप्लाई और करेंगे हम, ठीक। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, P इंटू टी, तो 30 कितने आ जाएंगे 3 आवर्स, तो इसका आ जाएगा एनर्जी पावर इनटू टाइम करके 90 किलोवाट आंसर आ जाएगा। 90 किलोवाट आवर, 90 किलोवाट आंसर आ जाएगा। अब हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। यही जो किलोवाट आवर होती है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। अब हमें 1 यूनिट का खर्च जो कॉस्ट गिवन है वो ₹6.50 है, तो हमारी जो टोटल यूनिट्स आई हैं उसमें 6.50 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो हमारा थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू रेट, तो 90 की 6.5 में मल्टीप्लाई कर देना, 585 आंसर आपका आ जाएगा। और एनर्जी जब आप निकालोगे पावर इनटू टाइम करके, उसमें टाइम आपको 10 आवर लेकर और पावर आपको 0.1 किलोवाट लेके मल्टीप्लाई कर देनी है 3 से, क्योंकि 3 सच बल्ब्स थे हमारे पास, ओके। नाउ स्टेट ओम्स लॉ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम्स लॉ, यू नो अभी बता दिया है आपको। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हट के R कांस्टेंट आ जाएगा, तो दिस इज द ओम्स लॉ। फिर हमें नेम एंड डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी डिटरमाइंड बाय द स्लोप ऑफ VI ग्राफ, तो स्लोप जो होता है VI ग्राफ से, उससे हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरी इजी। रजिस्टेंस को हम फाइंड कर सकते हैं, ओम्स लॉ है। ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है आपकी, ये रजिस्टेंस को शो करती है, तो रजिस्टेंस आपका फाइंड किया जा सकता है स्लोप ऑफ VI से, VI कर्व से, ठीक है। यूज दिस ग्राफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। अब आपको इस क्वांटिटी का इसका यूज़ करके फाइंड वैल्यू करनी है इस फिजिकल क्वांटिटी की। तो आंसर बताइए क्या आ जाएगा। तो स्लोप देखिए ज़रा, R = V/I, यहाँ से हम देखिए फाइनल जा रहा है 6 से लेते हैं, 6 - 0, यानी कि ये वाला पॉइंट देखोगे आप, ये देखिए आप इसमें ये वाला V वाला पॉइंट देखेंगे, 6 - 0 इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, उधर आप करंट में देख लेना। फिर ये वाला पॉइंट लेके नीचे वाला 8 - 0.8 - 0, तो यहाँ से सॉल्व होकर 60/8 7.5 ओम ओम आ जाएगा आपका रजिस्टेंस, ठीक है। नाउ इसमें ही सी पार्ट है, एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन 1 किलोवाट आवर एंड जूल। तो वही है कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो होती है हमारी कितनी होती है 1 किलोवाट आवर। तो इसमें हमने पूछा है इसे जूल में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या, किलोवाट को आपको वाट में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं 1000 वाट, और जो आवर है उसको आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा। 1 आवर में कितनी सेकंड्स होती हैं 3600 सेकंड्स। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बिकम 1000 की आपको मल्टीप्लाई करनी है 3600 में, और आपको उसको साइंटिफिक नोटेशन में आंसर कन्वर्ट करना है, मतलब फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट डेसिमल लगा के 10 की पावर में ले जाना है आपको। तो 1 किलोवाट आवर में जूल हो जाते हैं 3.6 × 10⁶ जूल, ओके। नाउ नेक्स्ट कुछ रीज़न वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रीजंस बताने हैं हमें। जैसे यहाँ पे गिवन है, वाई इज़ द टंजस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स। इलेक्ट्रिक लैम्प्स में जो टंजस्टन का यूज़ किया जाता है फिलामेंट के लिए, क्यों किया जाता है। तो प्योर टंजस्टन आंसर है, प्योर टंजस्टन हैज़ अ हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। नियरली 3000 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो कि हाई टेम्परेचर मतलब ये बर्न नहीं होगा इजीली, और हाई रेजिस्टिविटी होती है तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक लैम्प्स में तो हमें हीट की रिक्वायरमेंट है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द फिलामेंट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट, हीट में बदल जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड लाइट एनर्जी
ड्यू टू द हीटिंग ऑफ द फिलामेंट टू अ वेरी हाई टेम्परेचर, ड्यू टू द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन द फिलामेंट डज नॉट मेल्ट। तो हाई टेम्परेचर होने की वजह से ये मेल्ट नहीं होता है, ख़राब नहीं होगा ज़्यादा जल्दी, तो इसलिए टंगस्टन का यूज़ किया जाता है फिलामेंट के लिए। ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, दैट्स द मेन रीज़न टू यूज़ टंगस्टन। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन एलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। जो कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में, जैसे कि ब्रेड टोस्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन्स होती हैं, ये एलॉय के बनाए जाते हैं, ना कि प्योर मेटल के। तो प्योर मेटल के ना बना के एलॉय के क्यों बनाते हैं ना, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर देखो, तो वैसे भी ब्रेड टोस्टर इलेक्ट्रिक आयरन्स में तो हीट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो एलॉयज़ आपके आर यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, ये रीज़न है, हाई रेजिस्टिविटी होती है एलॉयज़ की एज़ कम्पेयर टू प्योर मेटल, एंड और इस दे डोंट गेट ऑक्सीडाइज और बर्न एट इवन हाई टेम्परेचर। तो ये ना ऑक्सीडाइज होते हैं ना बर्न होते हैं, जलते नहीं हैं हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि हीटिंग डिवाइसेस में इनमें तो हीट की बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए हमें। तो हाई रेजिस्टिविटी और ऑक्सीडाइज ना होना, इजीली नहीं बर्न करना इवन एट हाई टेम्परेचर, यही मेन रीज़न है एलॉय का यूज़ करने का। प्योर मेटल के कंपैरिजन में एलॉय की रेजिस्टिविटी हाई है और ये बर्न नहीं होते हाई टेम्परेचर पे। इसका थर्ड क्वेश्चन है, वाई इज़ द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स। आपको दो तरह के कॉम्बिनेशंस पढ़ाए गए थे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सीरीज कॉम्बिनेशन से, कि सीरीज कॉम्बिनेशन आपका यूज़ नहीं होता है डोमेस्टिक सर्किट्स में। भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, एक ही स्विच से सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर देना, तो हम ऐसा नहीं करते। हमारे घरों में भी क्या है, अलग अलग इंडिविजुअल डिवाइस के होते हैं, आपके स्विच होते हैं, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का एडवांटेजेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का ही डिसएडवांटेज बताना है कि क्यों यूज़ नहीं करते। बिकॉज बता देंगे, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में एक डिवाइस फेल हो जाती है तो बाकी डिवाइस भी वर्क करना बंद कर देती हैं। और आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव यानी कि कंबाइंड रेजिस्टेंस आता है, टोटल रेजिस्टेंस आता है, वो ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल बी लो। वो बी पार्ट में देख सकते हो, इफ वन अप्लायंस इज स्विच्ड ऑफ और गेट्स डैमेज तो अदर अप्लायंसेस विल आल्सो स्टॉप वर्किंग बिकॉज देयर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई विल बी कट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे डिसएडवांटेज बताना था बेसिकली किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। फिर हमें क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बताया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लिखा हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, दस ए थिक वायर हैज़ लेस रेजिस्टेंस। अगर मोटा वायर है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा और पतला वायर है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि पतले वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, कम एरिया होने से। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स का यूज़ क्यों किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी पर्पज़ के लिए। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी वायर्स जो होते हैं वो कॉपर या एल्यूमिनियम के ही यूज़ किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूजुअली एम्प्लॉयड बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी होती है इनकी। तो लो रेजिस्टिविटी होगा तो जिसकी वजह से करंट आपका इजीली फ्लो करता रहेगा। तो दीज आर द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस। आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा, इसी टाइप से न्यूमेरिकल्स फ्रेम हो जाएंगे। ठीक है, ओके।